हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीएस क्रूज। दोस्तों, करंट इश्यूज़ के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोना पैंडेमिक से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट्स को, जिनमें से पहला है कम्युनिटी ट्रांसमिशन और दूसरा है हर्ड इम्यूनिटी। इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या हैं और इनकी स्थिति महामारी के दौरान किस प्रकार से बनती है। इसके साथ इस वीडियो के माध्यम से इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को भी हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे दोस्त चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे उन्हें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस का कहर भारत समेत पूरी दुनिया के दूसरे हिस्सों में बढ़ता जा रहा है। साथ ही पूरी दुनिया में संक्रमण के लगभग 225 करोड़ से अधिक मामले हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या लगभग 8 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ भारत में संक्रमितों की संख्या 28.5 लाख को पार कर चुकी है और कुल मृत्यु भारत में 54,000 से काफ़ी अधिक हो चुकी है। ऐसे में कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी के सवाल उठने लगे हैं। दोस्तों, हालांकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसे आईसीएमआर कहते हैं, के मुताबिक भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति अभी उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन आईएमए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में कोरोना का फैलना ही कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लगातार खारिज किया जाता रहा है। चलिए समझ लेते हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन आखिर होता क्या है। दोस्तों, कम्युनिटी ट्रांसमिशन तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ज्ञात संक्रमित के संपर्क में आए बिना या फिर वायरस से संक्रमित देश की यात्रा किए बिना ही इसका शिकार हो जाए। यानी कि अभी हमने देखा था कि विदेशों से आने वाले लोगों से पहले चरण में कोरोना महामारी फैली थी। ऐसे में विदेशों से किसी अन्य देश से यात्रा करके आने वाले व्यक्तियों से बिना संपर्क में आए या फिर किसी ज्ञात संक्रमित के संपर्क में आए बिना ही जब वायरस फैलने लगता है, तो इसी को हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। दोस्तों, कम्युनिटी ट्रांसमिशन का जो स्तर है, इसे तीसरे स्तर का माना जाता है और इस स्तर पर बड़े पैमाने पर महामारी के फैलने की आशंका बढ़ जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन आखिर होता कैसे है। दोस्तों, इसके कई चरण हैं। पहला चरण के अंतर्गत दूसरे देशों से संक्रमित होकर भारत आने वाले लोग शामिल थे। इसमें आपने देखा था विदेशों से आने वाले लोगों से यह वायरस प्रारंभ हुआ था फैलना। और दूसरे चरण में क्या होता है कि इन्हीं लोगों के द्वारा स्थानीय स्तर पर संक्रमण का फैलाव होने लगता है। यानी कि विदेशों से आने वाले लोग जब स्थानीय लोगों के संपर्क में आते हैं, तो थोड़े स्तर पर संक्रमण का फैलाव होने लगता है स्थानीय स्तर पर। इसके बाद इसका तीसरा चरण आता है, जिसमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति बन जाती है और ऐसी स्थिति में स्रोत का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यानी कि वायरस किसके द्वारा फैल रहा है, यह पता नहीं लग पाता है। किसी किसी महामारी में चौथा चरण भी होता है, लेकिन वर्तमान में चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण यह स्थिति बहुत ही रेयर बन पाती है। इसमें लोकल लेवल पर, यानी कि स्थानीय स्तर पर महामारी का रूप वायरस ले लेता है। यानी कि बड़े स्तर पर, स्थानीय स्तर पर इसकी हानि होने लगती है। हमने पढ़ा है इतिहास में, आज से 6 से 7 दशक पहले तक महामारी आती थी तो पूरे के पूरे गांव या समाज को ही समाप्त करके चली जाती थी। तो यही महामारी का चौथा चरण होता है, जिसमें स्थानीय स्तर पर महामारी बहुत ज़्यादा विकराल रूप धारण कर लेती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी क्या है। दोस्तों, अगर कोई बीमारी आबादी के बड़े हिस्से में फैलती है और इंसान द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी के संक्रमण को बढ़ने से रोकने में मदद करने लगती है, तो जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं। यानी कि वह अपने शरीर के अंदर उस बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने अंदर उत्पन्न कर लेते हैं।
यानी कि उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं, उनमें वायरस का मुकाबला करने के लिए सक्षम एंटीबॉडीज तैयार हो जाते हैं। तो इस स्थिति को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। दोस्तों, हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति आती कैसे है? तो जैसे जैसे ज़्यादा लोग इम्यून होते जाते हैं, यानी कि लोगों के अंदर उस वायरस या उस महामारी बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होने लगती है, वैसे वैसे संक्रमण के फैलने का खतरा कम हो जाता है। इससे उन लोगों को भी इनडायरेक्टली फ़ायदा होने लगता है, सिक्योरिटी या सेफ्टी हो जाती है, जो ना तो संक्रमित हुए हैं, न ही उस बीमारी से इम्यून हुए हैं। यानी कि इंसानों के किसी झुंड, हर्ड मतलब होता है झुंड, इंसानों का झुंड है, इसमें ज़्यादातर लोग अगर वायरस से इम्यून हो जाते हैं, तो झुंड के बीच मौजूद अन्य लोग जो कि अभी संक्रमित नहीं हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऐसे लोगों तक भी वायरस का पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है और एक सीमा के बाद इसका फैलाव भी रुक जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है। साथ ही हर्ड इम्यूनिटी के आइडिया पर बात अमूमन तभी होती है जब किसी टीकाकरण प्रोग्राम की मदद से अति संवेदनशील लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ली जाए। दोस्तों, एक अनुमान के अनुसार किसी समुदाय में कोविड-19 के खिलाफ हर्ड इम्यूनिटी तभी विकसित हो जाती है जब तकरीबन 60% आबादी कोरोना से संक्रमित हो जाए और इस संक्रमण से लड़ करके अपने अंदर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को प्राप्त कर ले। वहीं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक यह आंकड़ा 80% होना चाहिए। यानी कि अगर कोई कम्युनिटी है, इसमें 100 लोग हैं, तो इसमें से लगभग 80 लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हों और उससे लड़ करके ठीक भी हो चुके हों, तो बचे 20 लोग के अंदर संक्रमण फैलने की जो संभावना होती है वह काफ़ी स्तर तक कम हो जाती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस पहली महामारी नहीं है। इससे पहले भी दुनिया ने कई महामारियों को झेला है, जिसमें खसरा, पोलियो और चिकन पॉक्स जैसी कुछ संक्रामक बीमारियां थीं, जिनकी वैक्सीन बना ली गई है और इसकी मदद से अमेरिका जैसे देशों में इनसे संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी कम है, यानी कि यह एक दुर्लभ बीमारी हो चुकी है और अमेरिका जैसे देश ने हर्ड इम्यूनिटी की स्थिति को प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, लेकिन अगर कोई ऐसी संक्रामक बीमारी है जिसका वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है, जैसे कि हमारा अभी कोरोना वायरस है, इसकी वैक्सीन के लिए काम चल रहा है, लेकिन अभी इसकी वैक्सीन तैयार नहीं है, लेकिन वयस्कों में उस संक्रमण को लेकर पहले से ही इम्यूनिटी मौजूद है, तब भी ये बच्चों और कम इम्यून वाले लोगों में फैल सकता है। यानी कि अगर कोई वायरस समाज में फैल रहा है, सोसाइटी में फैल रहा है और इसके लिए लोगों के अंदर इम्यूनिटी पहले से मौजूद है, फिर भी बच्चों और कम इम्यून लोगों में यह महामारी आराम से फैल सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, फ्लू के जो वायरस होते हैं वो समय के साथ अपने में बदलाव करते रहते हैं। ऐसे में उस समय वायरस के लिए जो इम्यूनिटी विकसित की जाती है वह पुरानी हो जाती है और उस बदले स्वरूप के लिए जो एंटीबॉडी ज़रूरत होती है वह पुराने वाले एंटीबॉडी का काम नहीं हो पाता है। ऐसे में संक्रमण का खतरा पुनः तैयार हो जाता है, पुनः बन जाता है। दोस्तों, ऐसे में यदि कोविड-19 के लिए जिम्मेदार सॉर्स कोवी 2 जो वायरस है, अगर फ्लू के वायरस जैसा ही अपना स्वरूप बदलता है कालांतर में, तो क्या होगा कि इससे जो इम्यून लोग हैं, यानी कि इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ करके जो लोग बाहर निकले हैं, वह कुछ महीने या कुछ साल तक तो संक्रमित नहीं होंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में या पूरी ज़िंदगी भर के लिए यह सुरक्षित नहीं है। यानी कि अगर कोरोना वायरस अपने स्वरूप को कालांतर में कुछ समय के बाद बदलता है, तो इनके अंदर जो इम्यूनिटी विकसित है वह पुरानी हो जाएगी, इनके अंदर की एंटीबॉडी काम करना बंद कर देगी उस नए वायरस के लिए। ऐसे में वह फिर से संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमने कोरोना वायरस से संबंधित दो कॉन्सेप्ट, कम्युनिटी ट्रांसमिशन और हर्ड इम्यूनिटी को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन और सब्सक्रिप्शन बटन ज़रूर प्रेस करें,
जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।